चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है, आपको हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो सबसे पहले आज मैंने 2-3 सवाल जो हैं वो रख दिए हैं जीके जीएस के, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि सर 1-2 सवाल जीके जीएस वाले भी डाल दिया करिए, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, 3 सवाल मैंने रखे हैं जीके वाले, जनरल साइंस के क्वेश्चन है और भी कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल, क्या पूछ रहा है, एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल में इसमें से क्या नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, पहला सवाल आपके सामने आ गया है फटाफट से। पहला सवाल, जयस्मिता, पिक्कू, पहाड़ी ब्लॉग चैनल, आयुष पटीदार, आदित्य शर्मा, यूसुफ फरहान, स्वागतिका ओझा, पायल मिश्रा, काव्या, माधुरी, स्मिता, सुश्री, आदित्य शर्मा, तीरा जेड, कृष्णा, बंशीधर लंका। स्वागत है सभी का, स्वागत है। टाइम आज चेंज हो गया है लग रहा है, ठीक है, तो काफी बच्चों को पता नहीं है। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ओके। सो हमारा पहला सवाल क्या है, जल्दी जल्दी से करते हैं। देखो, पहला सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब सेल जानते हो कि सेल पहले तो 2 प्रकार के मेनली होते हैं, प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसके देखते हैं यहाँ पर कि भाई प्लांट्स में कैसे सेल पाए जाते हैं और एनिमल्स में कैसे पाए जाते हैं, तो एनिमल्स और प्लांट का सेल दोनों थोड़ा अलग अलग होता है। तो एक चीज पूछा जा रहा है कि जो एनिमल सेल होता है उसके सेल में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सेल वॉल जो है केवल और केवल प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल होता है ये केवल आपको प्लांट स्पीसीज में देखने को मिलेगा, आपको यहां पर एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली इन प्लांट। ठीक है, तो केवल और केवल प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। बताइए, पीकू कह रहे हैं कि गलत बात सर, क्या गलत हो गया भाई। सुमन पटेल गेमिंग, चलिए चलिए चलिए, पहला सवाल आपके सामने आ गया है सर, ऑप्शन सी भी हो सकता है, राइबोसोम। क्या ये राइबोसोम जो है यहाँ पर कह रहा है कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है जीटी। अंकुश कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है राइबोसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि यहीं पर जो है एटीपी जो एनर्जी जनरेशन होता है, ठीक है, वो यहीं पे होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल है जिसका अपना खुद का डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है उसको। साइटोप्लाज्म आप जानते हो कि एक जेली स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल में आप देखोगे चारों तरफ ऐसा जेल जैसा फैला रहता है, तो ये होता है आपका राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति आप याद रखिएगा कि यहाँ पर एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एक तरह से कहोगे कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये मान लो सेल है, मतलब सेल मतलब क्या है, यहाँ पर भित्ति समझ लो, तो ये दीवार जिसको होता है उसको हम लोग भित्ति ही कहते हैं गांव में। ठीक है, तो ये भित्ति होता है और भित्ति क्या करता है, एक तरह से पूरा बिल्डिंग को क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो एनिमल सेल में ये नहीं होता है क्योंकि एनिमल्स को मूवमेंट करना होता है। ठीक है, तो वहां पे वो फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। और ये जो सेल वॉल होता है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पेड़ को, प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स को जनरली खड़ा होना रहता है। ठीक है, इनको मूवमेंट की जरूरत होती नहीं है, तो उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला दूसरा सवाल, फलों को पकाने में ये कह रहा है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स, मतलब कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि फलों को पकने में मदद करता है। ठीक है, फलों को पकने में मदद करता है। बताओ, दूसरा सवाल आपके सामने आ गया, फलों को पकने में कौन सा हार्मोन जो है मदद करता है। देखो, इंसानों में भी मतलब एनिमल्स में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे ह्यूमंस में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है,
और वैसे ही यहाँ पर देखोगे पेड़ों में भी होते हैं, मतलब प्लांट्स में भी होते हैं। तो वहाँ पर एक हार्मोन होता है एथिलीन, जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स जब उनका जो फ्रूट होता है वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर स्टेज में आता है, तो वहां पर जो है एक प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है, जो बाद में क्या होता है कि उसको पकने में मदद करता है। ठीक है, तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे अगर आपने आम खाया होगा तो वो पहले क्या होता है, हरा होता है, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, पीला होने लगता है, पकने लगता है, तो वो एथिलीन की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर ये एथिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीन, जहां तक मैंने पढ़ा है, ऑक्सीन शायद इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, मतलब वो बढ़ने में मदद करता है पेड़ों को। उसी तरीके से जिब्रेलिन भी होता है, ये जो है शायद स्टेम्स को बढ़ने में मदद करता है। ये तो हमने पढ़ा नहीं कहीं, ये कुछ होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ये दूसरा सवाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला सवाल। एक और सवाल है जो कि ज्योग्राफी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, मतलब 3 साइड से वो, अगर कोई लैंड बॉडी है जो कि 3 साइड से, ठीक है, ऐसा कुछ है, मान लो इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ऐसे मान लो कुछ है, तो आपको बताना है इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो इस लैंड बॉडी को आप लोग क्या कहते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उस स्थलखंड से संबंधित है जो 3 ओर से जल से घिरा हो। तो 3 ओर से जल से घिरे हुए लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। और क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कुछ लोगों का जो है यहाँ पर गल्फ आ रहा है, डी आ रहा है कई लोगों का। नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार भाई जो अभी जुड़ रहे हैं, ठीक है, कई लोगों का डी आ रहा आंसर। देखो 3 ओर से घिरा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर पेनिनसुला कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये ज्योग्राफी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं है क्योंकि कई लोगों का आंसर जो है इसमें गलत आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है ये, लेकिन फिर भी नहीं आंसर आया तो इसका मतलब है कि आपको ज्योग्राफी में छोटी छोटी चीजें भी अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये होता है पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब कोई भी लैंड बॉडी जो कि 3 ओर से घिरा हुआ हो, किधर से, 3 ओर से घिरा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। अब देखो ये प्रायद्वीप है तो ये बड़ा रहेगा, मतलब साइज इसका क्या रहेगा, साइज अगर बड़ा रहेगा तो इसको हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। लेकिन समझ लो अगर छोटा सा है, मतलब इसका जो लैंड बॉडी है ये अगर एरिया इसका बहुत छोटा सा है, तो उसको हम कहते हैं अंतरीप। क्या कहते हैं, अंतरीप। इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, अभी मुझे इंग्लिश याद नहीं आ रहा है, अंतरीप कहा जाता है। ठीक है, अंतरीप कहा जाता है, अंतरीप याद नहीं आ रहा इंग्लिश। ठीक है, अंतरिप। ठीक है, तो ये अंतरिप होता है जब ये छोटा होगा, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो ये भी 3 ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ये भी 3 ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, अंतर बस इतना है, साइज का अंतर है। अगर बड़ा रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे। अगर ये छोटा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतरिप कहेंगे। ठीक, किसी को पता इंग्लिश तो बताना। अब देखते हैं गल्फ। गल्फ क्या होता है, गल्फ होता है जैसे आपने यहाँ पर गुजरात वाला देखा हुआ एरिया, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, गल्फ है। ठीक है, ये क्या है, गल्फ है। इधर जो आपने देखा बंगाल की खाड़ी, तो वो भी क्या है, गल्फ है। गल्फ मतलब ऐसा जहां भी ऐसा कुछ ऐसा लगे कि नहीं पानी ना अंदर घुस गया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ लगे आपको, जहां भी आपको दिखे कि पानी यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की ओर चला गया है, घुस गया है, तो उसको समझो ये क्या है, एक प्रकार का गल्फ है। क्या है, गल्फ है। गल्फ मतलब ऐसा होता है इनगल्फ करना, मतलब ऐसा लगेगा कि ये जो लैंड बॉडी है इस पानी को अपने बाहों में भर ले रहा है। ठीक है, तो वो होता है गल्फ। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब जल डमरू मध्य। तो ये जो होता है स्ट्रेट मतलब कि अगर यहाँ पे देखो कि ये मलक्का स्टेट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो इधर शायद थाईलैंड है, थाईलैंड ये शायद, ठीक है, और ये इधर जो भी है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इधर आपका अंडमान सी होता है, इधर आपका साउथ चाइना सी होता है, तो इसको कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब एक पतला सा रास्ता होता है, पानी का रास्ता होता है, जो कि 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है, और 2 लैंड बॉडीज को क्या करता है, अलग कर देता है। तो ये होता है आपका स्ट्रेट। एक होता है आइलैंड, जो कि डी ऑप्शन दे रहे थे। आइलैंड ऐसा एक लैंड बॉडी है जो कि चारों ओर से पानी से घिरा होता है, चारों ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे आपने सुना होगा नाम, किसका नाम सुना होगा, जैसे आपने अंडमान निकोबार सुना होगा, जैसे आपने लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, जैसे आपने मालदीव का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे आइलैंड्स है, हमारे नहीं, मतलब अलग अलग है, आइलैंड्स है सब। ठीक है, तो आइलैंड्स चारों ओर से घिरा होता है। किसी ने बताया क्या अंतरिप को क्या कहते हैं हम लोग, अंतरिप को क्या कहते हैं। हाँ, श्रीलंका भी एक क्या है, आइलैंड कंट्री है। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेट ऑफ हार्मुज, स्टेट ऑफ हार्मुज अभी आपको पता है कि ईरान, इजराइल और यहाँ पर इजराइल, ईरान और यूएसए सब मिलकर के जो है आपस में झगड़ रहे हैं, बहुत झगड़ा हो रहा है, और उसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। अभी गैस सिलेंडर का कमी पड़ जा रहा है आपके हमारे देश में खासकर, तो बहुत समस्या आ गई है। पर्सनली मुझे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे गैस मिल नहीं रहा है। मैं लगभग 2 हफ्ते से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे गैस मिला नहीं है। तो युद्ध देखने में लगता है, दूर से आप देखोगे आपको लगेगा कि भाई क्या ही, मतलब एकदम दिवाली मनाया जा रहा है, अलग तरीके का आपको लगेगा दूर से देखोगे तब। लेकिन जब वही युद्ध आपके साथ आपके देश में होने लगेगा तो बहुत परेशानी होती है।
तो दूर से देखने भले अच्छा लगे युद्ध आपको, लेकिन पास जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी। अभी तो हम लोग दूर है तो हमको इतना मतलब दिक्कत हो रहा है, ठीक है, गैस को लेकर के और भी सारी चीजें। पेट्रोल में देखोगे, पेट्रोल पंप पे भी इतना लाइन लगा हुआ था उस दिन, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। बस एक स्टेट है, एक ही स्टेट है अभी वो मतलब चोक हो गया, मान लो स्टेट ऑफ हार्मूज, वहां से सिर्फ पास नहीं हो रहे हैं, तो तेल टैंकर वो सब आ नहीं रहा है, ठीक है, गैस आ नहीं रहा है, तो वो दूर हो रहा है, कितना दूर हो रहा है तब जाकर के इतना प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अपने ही देश में होने लगे तो समझो क्या होगा। तो युद्ध खुद ही मसला है, ठीक है, कहा भी जाता है कि युद्ध खुद ही एक मसला है, ये दूसरे मसलों का क्या हल देगी, ठीक है। तो बहुत लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, युद्ध। बट कोई बात नहीं, अब हो रहा है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग तो बस देख ही सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है। द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द, मतलब कि जो 9th शेड्यूल है वो कब ऐड किया गया है और किस संशोधन के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको ऐड किया गया है, आप बताइए, ठीक है। समवन सेड श्रीलंका गल्फ है, नहीं, श्रीलंका गल्फ नहीं है, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, गल्फ नहीं है, ठीक है। श्रीलंका आइलैंड है, आइलैंड है, आइलैंड है, ठीक है, ठीक है। ये जो इंडिया हमारा है ना, इंडिया, ये इंडिया देखोगे कि नीचे वाला जो पार्ट है यहां पे श्रीलंका है, ठीक है। तो ये जो ये है ना, ये इसको हम लोग पेनिनसुला ही कहते हैं, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हो आप उसको, ठीक है, जिसमें आप ये सब एरिया आ जाता है आपका, ये वाला वेस्टर्न वाला, ये ईस्टर्न कोस्ट सब आ जाता है उसमें। विंध्यान के नीचे, विंध्याज रेंज है यहाँ पर ऊपर बीच में, उसके नीचे जो पार्ट है उसको हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो ये पेनिनसुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन ओर से, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। ये सवाल देखो, किस संशोधन से आपने इसको जोड़ा है, आप इसका आंसर बताइए। 14th अमेंडमेंट बता रहे हैं, 14th अमेंडमेंट यानी कि 14वां, ठीक है, पाक स्टेट से कनेक्टेड है। हाँ, वो अलग बात है, जो सवाल हमारा वो नहीं था, सवाल हमारा था पेनिनसुला के बारे में, ठीक है। अब अगले सवाल पे आ जाओ, पिछले सवाल पे आप बने हो, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। देखो 9वीं अनुसूची की खास बात यह है कि जैसे ही संविधान लागू हुआ 1950 में, ठीक है, 1950 में 26 जनवरी 1950 को जैसे ही इसको इनेक्ट किया गया, ठीक है, इनेक्ट तो पहले भी हो गया था, कुछ पार्ट बाद में हुआ, मतलब फाइनली जो मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं उसको एक तरह से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, पूरा जितना भी था संविधान का पूरा पार्ट लागू हो गया। तो उस दिन देखोगे कि यहाँ पर उसके जस्ट बाद कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है, क्योंकि उस समय आपको पता है JL नेहरू जी थे हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, और ये बार बार रहे, मतलब 2-3 बार प्रधानमंत्री रहे। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जी है, इनका बहुत मकसद था लैंड रिफॉर्म करने का, ठीक है, लैंड रिफॉर्म करने का, ठीक है, कि गरीबों को भी यहाँ पर लैंड मिलने चाहिए, क्योंकि पहले क्या था कि एक ही तबके के पास, मतलब कुछ ऐसे सर्टेन तबके थे जिनके पास बहुत सारा जमीन था और दूसरों के पास कुछ नहीं था, ठीक है। तो जो लैंड रिफॉर्म करने का सोचा और सोचा कि चलो हम लोग लैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ था इनके पास। अब आपको पता है कि यहाँ पर अब ये लैंड यानी कि पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो यहाँ पर ना कंट्रोवर्सी हो गया और इन्होंने ना इसी को मतलब लैंड रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने पहला संशोधन कर दिया, उसका नाम था पहला संशोधन किया। अब ये कब हुआ तो 1951 में, 1950 में लागू हुआ संविधान, उसके जस्ट बाद 1951 में ये पहला संशोधन हुआ और इन्होंने क्या किया, 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया। पहले आपको पता है जब संविधान लागू हुआ पहली बार तो केवल और केवल 8 शेड्यूल ही थे, इसमें कितने थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, और उसमें 22 भाग तो थे ही। तो यहाँ पर 8 शेड्यूल थे, लेकिन इसके जस्ट बाद 9th शेड्यूल जो जोड़ा गया वो पहला संशोधन से जोड़ा गया है। तो यहां पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दूसरा पहला संशोधन हुआ और ये 9th शेड्यूल जोड़ा गया पहली बार और इसमें आर्टिकल जोड़ा गया था 31A और शायद 31B भी जोड़ा गया था, ठीक है, देख लेना एक बार, 31A समथिंग जोड़ा गया था, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में, जिसको अभी राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में हटा दिया गया। कौन से संशोधन के द्वारा, तो 44th हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 1978। तो ये जो हुआ था हमारा 44वां संविधान संशोधन, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 19(1)(f ये जो था आपका, ठीक है, यहां से हटा दिया गया और आर्टिकल 31 आपको पता है कि ये दोनों जगह आपको राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, फंडामेंटल राइट था, इसको हटा करके कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, इस वाले अमेंडमेंट के द्वारा इसको 300A में, मतलब आर्टिकल 300A भाग 12 में इसको ले जाकर के रख दिया गया। तो वहां से उस बात से मतलब 1978 के बाद ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी रहा नहीं, बाद में इसको एकदम हटा ही दिया गया। मतलब ये एक लीगल राइट है अभी भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा 4 सवाल जीके जीएस का था, अब रीजनिंग का सवाल आ गया है, जल्दी से बनाइए। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर राम सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर, हाउ इज राम, मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय।
मतलब उस बॉय से ये राम कैसे रिलेटेड है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, तो यहां पर एक फोटोग्राफ की ओर आप इशारा कर रहा है। हमने हमेशा कहा था कि ऐसे सवाल में आपको ये देखना है कि कौन कह रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कौन दे रहा है। तो ये कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ बॉय मिस्टर राम सेड, तो राम कह रहा है तो आप राम को पकड़ लो, राम को लिख लो, इसके बाद माई वर्ड को पकड़ोगे। माई वर्ड यहां पे है मदर, यानी कि राम का एक मदर है और मदर का यहां पर पीछे देखो ऑफ से कनेक्टेड है, मदर का ओनली सन है। तो आप देखो कि इसकी मदर का ओनली सन यानी एक ही बेटा है, वो कौन होगा, राम ही होगा। तो ये राम घुमा फिरा करके अपने बारे में ही बात कर रहा है। ओनली सन, फिर ऑफ से कनेक्टेड है सन, तो यहां पर राम का भी एक क्या है, सन है। बस ये बताना चाह रहा है कि राम कह रहा है कि वो देखो वो जो लड़का है ना वो कौन है, मेरी मदर के इकलौता बेटा। तो मेरी मदर का इकलौता बेटा ये राम खुद ही है, मेरी मदर के इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब ये अपने ही बेटे के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो घुमा फिरा करके बताने का तरीका है, बाद बाकी बता तो बहुत सिंपल सा चीज रहा है कि अपने बेटे के बारे में बता रहा है। हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट बॉय, तो राम कौन लगता है, तो राम इसका पिता है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर DDLJ इज द करेक्ट आंसर। अब इस सवाल को आप जो है अपने सेल्फ एज्यूमिंग मेथड से भी हल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप मान लो कि आप ही राम हो, जैसे मान लो मैं मान लेता हूं कि मैं ही राम हूं और मैं ही कह रहा हूं ये सब, ठीक है, ये जो भी कहा जा रहा है मैं ही कह रहा हूं, तो मैं सोचूंगा मैं राम हूं। अब कह रहा है कि मेरी मां, मतलब मैं अपनी मां के बारे में सोचूंगा, ठीक है, तो राम है, मैं ही राम हो गया, तो मेरी मां, ठीक है, मेरी मां के इकलौता पुत्र। अब मेरी मां का अगर एक ही बेटा होता तो मैं खुद ही होता, तो इकलौते पुत्र का पुत्र है कौन, जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा था, तो मतलब वो मेरा ही पुत्र हो जाएगा, तो यहां पर मैं फादर हो जाऊंगा। ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसे सिर्फ सोच करके भी आंसर आप निकाल सकते हो, मतलब इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ एज्यूमिंग मेथड। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। 4 जनवरी 2006 को, 4 जनवरी 2006 को बुधवार था, तो 4 फरवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इट वॉज वेडनेसडे ऑन जनवरी 4 2006। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 4 2020। तो ये देखो यहां पर देखो अच्छा 2010 यहां पे है, 2020 पढ़ दिया, 2010 है। तो हमने कहा था कि जब डेट एक ही हो, मतलब मंथ और डेट एक ही हो, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, उसका कोई यहां पर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हमें बस ये चाहिए कि यहां पर बड़ा वाला साल कौन सा है, 2020 है, छोटा वाला साल कौन सा है, 2006 है। तो 2020 में से 2006 घटा देते हो, अरे 2010 है यार, 2010 है, ठीक है, तो 2010 में से 2006 घटाओगे कितना आएगा, 4 का अंतर आएगा। अब हर एक साल में एक ऑड डे होता है अनटिल एंड अनलेस कि वो हमारा एक वो ना हो जाए, लीप ईयर ना हो जाए। अगर लीप ईयर हो जाएगा तो हम उसमें 2 ऑड डे जोड़ेंगे, लेकिन अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर्स है, जनरल ईयर्स है, तो हम वहां पर एक एक ऑड डे लेते हैं। तो 4 साल में 4 ऑड डे तो मिलेगा, 4 साल का गैप है, मतलब 4 ऑड डे हमको मिलेंगे। लेकिन हमको ये भी चेक करना होगा कि क्या इसमें कोई लीप ईयर भी आएगा, जितने लीप ईयर आएंगे उतना हम ऐड कर देंगे। तो देखो 2006 है, अब आप ध्यान दो कि 2006 से हमको बाद में, यानी कि 2006 को दिया गया है 4 जनवरी 2006, हमें आने वाले समय में यानी 2010 में पता करना है, यानी हमें आगे जाना है। तो 2006 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। अब बताओ क्या इसमें कोई साल लीप ईयर है, तो आप कहोगे हाँ सर ये जो 2008 है एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर मिला तो एक यहाँ पर ऐड कर दोगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 5 ऑड डे आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली ये करना है कि यहाँ पर बुधवार था, बुधवार में आप 5 दिन जोड़ दोगे, तो बुधवार में 5 दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा, बुधवार में 5 दिन जोड़ो या 2 दिन घटा दो, तो बुध से 2 दिन पीछे अगर जाएंगे तो क्या आएगा, मंगलवार, फिर सोमवार। तो सोमवार इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मंडे इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो यहां पर, अब ऐसा सवाल आपको पता है कि आपके एग्जाम में आता है, तो ये सवाल पूछा जा रहा है आपको कि जब हम एक ट्रांसपेरेंट सीट को, एक ट्रांसपेरेंट सीट है और इसको आप जब आप ऐसे मोड़ दोगे, ठीक है, सॉरी यहां पर इसको मोड़ोगे, तो जब आप यहां पर इसको मोड़ोगे तो मोड़ने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, बताओ यहां पर किस तरीके से आपको दिखाएगा। जब आप इसको मोड़ोगे कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा साइड मोड़ना है, लेफ्ट वाला मोड़ना है कि राइट वाला, तो वो आपको ऑप्शन को देख करके पता चलेगा। देख सकते हो आप कि इसमें राइट वाला पार्ट सब खाली है, इसका मतलब कि आपको ये राइट वाला पार्ट ऐसे मोड़ देना है। ये ट्रांसपेरेंट सीट होता है, मतलब जब आप मोड़ोगे तो सारा चीज आपको दिखाई देगा, मतलब ये वाला भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि जब आप कागज मोड़ते हो तो जैसे कागज अगर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो जब आप उसको मोड़ोगे तो जैसे ये मान लो मेरे दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो अब मैं ऐसे अगर मान लो ये जुड़े हुए हैं, ऐसे मैं मोड़ देता हूं तो आपको ये वाला हाथ फिर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंट हो तो दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अभी तो ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन ये जो सीट है ये ट्रांसपेरेंट है, तो जब इसको मोड़ोगे तब भी आपको ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, ये वाला भी पार्ट दिखेगा, मतलब कुछ भी छुपेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपको दिखाई देगा सब कुछ। तो आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये वाला सर्कल है, अब ये सिमेट्रिकल होता है सर्कल, तो ये सर्कल इसी के ऊपर आ जाएगा, तो हमें दूसरा सर्कल तो दिखेगा नहीं, ठीक है,
मतलब ये हाफ सर्कल इसी के ऊपर आ जाएगा तो ये हमको दिखेगा नहीं अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर देख लो ये सब तो ठीक है। अच्छा ये वाली लाइन तो हमको दिखनी ही चाहिए, यहां पे ये वाली लाइन दिख ही नहीं रही है। अच्छा जब इसको मोड़ोगे तो ये वाली लाइन भी बनेगी ना एक लाइन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो सब कुछ दिखाई देगा, तो ये वाला लाइन भी इधर दिखाई देगा, तो ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वो वाली लाइन दिख ही नहीं रही। अब कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसमें और इसमें। तो एक चीज मैंने हमेशा कही है कि जो देखो जब आपको इस तरीके के सवालों को हल करना हो तो आप इसको मान लो कि ये क्या है, एक मिरर है। क्या है? मिरर है। जब मिरर इमेज बनाते हो तो कैसे बनाते हो, जब इसका आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये जितना झुका हुआ है राइट में, अब ये उतना झुकेगा लेफ्ट में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जितना राइट में जो चीज झुका हुआ है जब मिरर इमेज बनाओगे तो उतना लेफ्ट में झुका हुआ दिखाई देगा। यानी ये वाली लाइन यहां पे थी तो अब ये वाली लाइन आपको यहां पे दिखाई देगी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये वाला देखो, ये वाला ऐसे है तो यहां भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा क्योंकि ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसके साथ जुड़ा हुआ ही रहेगा। तो आपको कुछ ये वाला दिखेगा यहां पर, क्या वाला? ऑप्शन नंबर डी ये वाला दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, DDLJ इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संख्या 4 वाले फेस के विपरीत किस अंक वाला फेस होगा? ये आपका कहां से सवाल आया है? तो ये आपका डाइस से सवाल आया है। जनरली ऐसे सवाल अभी नहीं पूछे गए आपके एग्जाम में, बट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है ये सवाल। सीबीटी एग्जाम कैसे होता है, ट्यूटोरियल लाइए, ये एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले आ जाएगा। सर आपको पंजाबी आती है क्या? मैं पंजाबी गाने में सुनता हूं बट आती नहीं है, ठीक है, आती नहीं है। अभी वो धुरंधर मूवी आया था उसमें भी वो पंजाब का ही है, उसमें पंजाब का दिखाया गया है। कुछ उसमें पंजाबी भी बोलता है सब, हमें तो आती नहीं है, वो पाजी बाजी करके बात करते हैं सब कि जस्सी याद ना आई घर की। ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये सवाल संख्या 4 वाले फेस के विपरीत किस अंक वाला फेस होगा? अब ये आपको पता है कि इसके लिए मैंने तरीका आपको बताया था। क्या बताया था आपको? बस ये देखना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे हाँ सर कॉमन है, देखो 3 मिल गया कॉमन। फिर राइट में घूमोगे, राइट में घूमोगे, मतलब कि यहां भी क्लॉकवाइज तो यहां भी क्लॉकवाइज। अब ये 3 है देखो, तो यहां पे लिखोगे आप 3 क्योंकि 3 कॉमन है, तो 3 सबसे पहले लिखोगे। जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। तो जैसे जैसे जो आएगा क्रम में, उसी क्रम में आपको लिख देना। यहां भी जब क्लॉकवाइज घूमोगे, देखो इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमना है, आपका मर्जी हो तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, लेकिन आपको क्लॉकवाइज दोनों जगह घूमना है। तो यहां पर 3 है तो 3 के नीचे 3 लिखोगे क्योंकि ये कॉमन है। 3 के बाद यहां पर क्या आएगा? 5, और 5 के बाद क्या आएगा? 6, तो 5 लिखोगे, यहां पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ कि इसमें 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं होती हैं। अब बताओ इसमें कौन सा संख्या आपको नहीं दिख रहा है? तो आपको 4 नहीं दिख रहा होगा तो 4 को आप यहां पे लिख दो, ठीक है। अब यहां पे देखो, जो जिसके नीचे आएगा, ऊपर नीचे जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, क्या पूछ रहा था? 4 वाले के विपरीत क्या होगा? तो 4 के देखो, अब यहां पे 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा, 2 का 6, 1 का 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछ रहा था कि 4 का बताओ, तो अब क्योंकि 4 का क्या हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो बचा हुआ रहेगा वो 4 का हो जाएगा, तो यहां पे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये देखो इनका अपोजिट तो मिल गया, तो 3 का नहीं मिल रहा था, तो जो बचा होगा वही उसका अपोजिट होता है। यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 हमें कहीं में नहीं दिख रहा था 4, ठीक है, तो 4 हो जाएगा 3 का अपोजिट। पूछ रहा था 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट 3 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे, इसको हम लोग 1 कॉमन ट्रिक कहते हैं। अब ये देखो, आपको पता है कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए ही हैं, तो ये सवाल देख लो जल्दी से। यहां पर ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सम स्कूल्स आर क्लासेस, सम क्लासेस आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स। ये पूछ रहा है कंक्लूजन बताइए। सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट इज द पॉसिबिलिटी। यहां पर एक पॉसिबिलिटी वाला भी कंक्लूजन दे दिया है। तो हमने कहा सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। सम स्कूल्स आर क्लासेस, तो कुछ स्कूल्स क्या है? ये हो गया स्कूल, और कुछ स्कूल जो है वो क्या है? क्लासेस हैं। तो यहां पर सम का रिलेशन यहां पे बन गया दोनों में। कुछ स्कूल क्या है? क्लासेस हैं। अब कह रहा है कि सम क्लासेस आर टीचर्स, कुछ क्लास क्या है? टीचर्स है। क्या है? कुछ क्लास क्या है? टीचर्स है। फिर आगे कह रहा है कि ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, सारे के सारे टीचर्स क्या है? वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसी को देख करके हम ये बताएंगे कि क्या कंक्लूजन सही होगा कि गलत होगा। कह रहा है कि सम स्टूडेंट आर क्लासेस, क्या ये बात सही है कि कुछ स्टूडेंट क्लासेस होंगे? अरे बिल्कुल होंगे। ये कह रहा है कि ये टीचर है और कुछ टीचर क्या है? क्लास है। कुछ टीचर क्लास है। अब सारे के सारे टीचर को अगर स्टूडेंट बना दोगे तो ये कुछ वाला पार्ट तो इसमें आएगा ही, हमेशा आएगा स्टूडेंट में। यानी कुछ स्टूडेंट हमेशा क्या होंगे? ये देख लो, कॉमन वाला रीजन आपको मिल रहा है। तो कुछ स्टूडेंट हमेशा क्या होंगे? सम स्टूडेंट्स क्लासेस। ऑप्शन नंबर ए फॉलो करेगा। दूसरा देखो, ऑल स्कूल्स बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, क्या सारे के सारे स्कूल
स्टूडेंट है, बताओ जल्दी से, क्या सारे के सारे स्कूल स्टूडेंट है? यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे स्टूडेंट है। ये कह रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे स्कूल हमारे हो जाए, क्या सारे के सारे स्कूल क्या हो जाए, हमारे स्टूडेंट हो जाए। तो देखो कल को आप अगर पॉसिबल स्टेटमेंट बनाओगे, पॉसिबल डायग्राम, तो इस क्योंकि सब के सब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और शुरुआत में हमने बताया होगा, जब भी आपने थियरी वाला क्लास देखा होगा उस समय बताया होगा कि जब सारे के सारे पॉजिटिव वाले आ जाएं तो आप उसको कैसे भी मिक्स कर सकते हो, ज्यादा समस्या कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब स्टूडेंट का डायग्राम अगर हम ऐसे भी बना दें तो दिए गए स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी वाला पूछ रहा है, तो इस स्टूडेंट के डायग्राम को हम ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे स्कूल स्टूडेंट के अंदर आ जाएंगे, तो ऑल स्कूल बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलो। अब हो सकता है कई लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी, तो इसके लिए आपको थियरी का क्लास करना मस्ट है, क्योंकि एक क्लास में मतलब एक सवाल से मैं सब कुछ नहीं समझा सकता, ठीक है, लिमिटेशंस है। क्योंकि एक सवाल में मैं एक चीज समझा सकता हूं, 2 चीज समझा सकता हूं, लेकिन अगर आपको पूरा समझना है चैप्टर तो मैंने करा रखा है इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये सवाल यहां पर आ गया है कि आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। अभी देखो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में शायद नहीं आया है, बट क्योंकि ये वाला आया सीरीज वाला, तो ये वाला सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये देखो 12 है, 18 है, 11 है, 15, यहाँ पे 27, 26, ये 29 है। यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बता रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। बताओ कौन सा नंबर आपको दिखना चाहिए, फटाफट से सभी लोग बताइए कौन सा नंबर आपको यहां पर दिखेगा, कौन सा नंबर दिखेगा? सानिया अहमद करे सर जी शायरी बोलूं, रवि वर्मा कह रहे हैं कि शायरी मत बोलो, ठीक है। अब आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है, आप लोग बोल देना बाद में। अभी थोड़ा वीडियो, सर वीडियो का क्वालिटी डिक्रीज हो गया। अरे सवाल तो दिख रहा है ना आपको। प्रीत रानिया कह रहे हैं कि मैं हरप्रीत सिंह हूं सर, मुझे जानते हो? हरप्रीत शायद एक क्लास में स्टूडेंट है हरप्रीत नाम का, अब मुझे नहीं पता है, कैसे मैं जानूंगा आपको? ये ऑनलाइन की लिमिटेशंस हैं कि हम लोग बस नाम ही जानते बस। चलो क्या आंसर आ रहा है? क्वालिटी हाई कर लो। कैसे क्वालिटी हाई कर लूं मैं? ये सवाल देखो ना, तुम सवाल देखने पे फोकस करो, ठीक है। ये क्या है, कैसे बनेगा ये सवाल? 27, 26, 29 है और 12, 18, कैसे बनेगा जी बताओ, कैसे बनेगा सवाल? ये देखो अगर आप ये 18 और प्लस 11 ये कर देते हो, 18 और 11 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 29 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये वाला मिलेगा। देखो फिर आप 15 और 11, 15 प्लस 11 करो तो कितना आएगा आपके पास? 26, देख सकते हो, 15 और 11 26। अब आप 15 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप ये 18 और 12 को जोड़ोगे तो 10, 10, 20, 8, 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लाडो पांडे कह रहे हैं कि वीडियो कॉल करिए सर। किसको करूं जी वीडियो कॉल, बताना चलिए। ये सवाल देखो, अगला आपका सवाल यहां पर आ गया है सीरीज का। क्या आ गया है? सीरीज का सवाल आपके सामने है। ये सीरीज का सवाल है, SCD TEF UGH, फिर आगे आपसे पूछ रहा है। इसको मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि लिखना ना पड़े दोबारा। ये देखो, इसमें हमने कहा था कि आपको बस ये करना है। ये तो सवाल एकदम बना बनाया है एकदम। ये S के बाद क्या आता है? S के बाद T, T के बाद U, U के बाद क्या आएगा? V आएगा। तो जहां पे V होगा वही हमारा आंसर हो गया। अरे भाई इतना आसान सवाल। ये 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 9 होगा, तो यही वाला होगा फिर, ठीक है। ये 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? ये बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो है वेन डायग्राम आपको पढ़ना है और वेन डायग्राम को पढ़ के फिर आपको आंसर करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेन डायग्राम को पढ़िए और बताइए कि यहां पर क्या होगा इसका आंसर। फटाफट से सभी लोग फटाफट से। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्लर्क हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बट नॉट पोस्ट ग्रेजुएट। कह रहे हैं कि फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्लर्क, मतलब हमको क्लर्क चाहिए
जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो बट नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट आदमी नहीं चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा, ये वाला। तो जो नहीं चाहिए होता उसको तो हम पहले गायब ही कर देते हैं। तो ये वाला सर्कल जो है वो क्या बता रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट वाले व्यक्तियों को बता रहा है। तो इसको हमने गायब कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको ये चाहिए ही नहीं। हमको चाहिए क्या, ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो क्लर्क हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब यहाँ पे और ये क्लर्क, तो दोनों का कॉमन वाला कौन सा, ये वाला है। तो जी हमको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या। अब यहां पर आ गया है मैथ्स का सवाल। अब मैथ्स का आ गया है तो आप जन्मे करते हो कि काफी लोग तो भागी जाएंगे, ठीक है, बट चलो देखते हैं कितने लोग हिम्मत करके अभी मैथ्स के सवालों में रह पाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो रीजनिंग जी के जीएस में तो समय नहीं लगता है, देखा कि कितना जल्दी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया सारे सवाल। लेकिन अब देखोगे कि अब मैथ्स का सवाल आ गया। ठीक है, तो मैथ्स के सवाल में आधे लोग तो भागी जाएंगे, लेकिन देखो कितने लोग रहते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाई 5% एनुअली, मतलब किसी मतलब कोई क्षेत्र है, कोई इलाका नहीं, कोई गांव है, दिया है कोई गांव, और गांव का पॉपुलेशन हर साल 5% बढ़ जाता है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4410, देन इट्स पॉपुलेशन 2 years एगो, मतलब कि 2 साल पहले कितना था ये हमें बताना है। तो ऐसे सवालों को मैं कई बार करा चुका हूं ऐसा सवाल। अब आप गलती करोगे तो मतलब वो आपने क्लासेस देखे नहीं है फिर। ठीक है, आप वो क्लासेस देखे नहीं हो तो फिर दिक्कत होगा, नहीं तो मैंने ऐसा सवाल बार बार कराया है। पॉपुलेशन 2 years एगो, तो 2 years एगो मान लो कि एक्स था, कितना था, एक्स था। तो 2 साल पहले, ये समझो कि 2 साल पहले की बात है, तो पॉपुलेशन कितना था, एक्स था। अब एक्स पॉपुलेशन था, अब क्या रहा है कि हर साल 5% बढ़ जाता है। तो हमने हमेशा बताया है कोई भी चीज खुद में 100% होता है। तो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन होगा उसको 100% मान लेंगे। 5% बढ़ने का मतलब होगा कि अब ये बढ़ करके 1 साल के अंदर अंदर 105% हो जाएगा। फिर दूसरे साल भी बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं, तो दूसरे साल भी बढ़ेगा 5%, तो फिर से ये बढ़ करके 105% हो जाएगा। और 2 साल बाद, मतलब पहले साल इतना बढ़ा, दूसरे साल इतना बढ़ा, 2 साल बाद बढ़कर के ये कितना हो गया, 4410 हो गया है। ठीक है, तो अब इसी को हल कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये x, और यहाँ पे देखो इसको कट कर दो जल्दी से, ये कट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 21 25 105, और ये हो जाएगा आपका 5 से काटा है। ठीक है, 1 सेकंड, 5 से काटा है, तो इसको 21 25 105, ये 20 2500, ये 21, और ये हो जाएगा आपके पास 20। देखो 21 और 21 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 441 होता है, तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, वहां 10 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, इधर से आ जाएगा 2 दूना 4, और 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो 4000 आपका क्या आ जाएगा पॉपुलेशन। तो एक लाइन में सवाल यहां पर सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बोल रहे हैं कि 12 बताइए। 12 में कुछ नहीं था। देखो ये वेन डायग्राम का चैप्टर है, बहुत आसान होता है समझना। हमें जो चाहिए होता है हम वो देखते हैं, जो नहीं चाहिए होता है उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये पूछ रहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट हमें नहीं चाहिए, तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट का देखा कि ये वाला सर्कल जो है, ये वाला वेन डायग्राम, ये वाला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट को कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट हमको चाहिए ही नहीं, तो जब ये नहीं चाहिए तो हमने इसको गायब कर दिया। हमें क्या चाहिए, कि कह रहा है कि हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो क्लर्क हो बट नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट को गायब कर दिया। हमें वो चाहिए जो सिर्फ जो केवल पोस्ट ग्रेजुएट हो, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, क्लर्क होने चाहिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। तो ये क्लर्क वाला यहां पे बचा है, ये वाला, और यहां पर ये गवर्नमेंट वाला है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट और ये क्लर्क। तो अब देख रहे हैं कि 3 लोग बचे हुए, ए जी और सी, लेकिन हमको ऐसा आदमी चाहिए जो दोनों हो। ये सी जो है वो केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन जब ये जी की बात करोगे तो ये जी ऐसा आदमी है जो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मतलब ये जी जो है वो क्लर्क भी है और साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, मतलब ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझ लो जो कि क्लर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये देखो अगला सवाल हमारे सामने आ गया है कि नागपुर से इलाहाबाद जाते समय, ठीक है, नागपुर से इलाहाबाद जाते समय यहां पर कुछ घटना हो जाता है और आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है, एवरेज स्पीड बताइए। यहां पर नागपुर से इलाहाबाद जाते समय आपसे यहां पर एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। बताइए जल्दी से। आप जानते हो कि एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड जब भी आपसे पूछे तो इसका मतलब होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। क्या कहते हैं हम? कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और जितना समय लग रहा है उससे हमको भाग दे देना है। ठीक है, उससे हमको भाग दे देना है, फिर हम बहुत आराम से उसको बना सकते हैं। तो देखो कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद, तो नागपुर से इलाहाबाद जा रहा है, समझो कि ये नागपुर है और ये समझो क्या है, इलाहाबाद है। ठीक है, तो नागपुर से इलाहाबाद गया, मान लो इसका डिस्टेंस कितना है, डी है, तो नागपुर से इलाहाबाद गया, कौन से स्पीड से गया है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू
नागपुर, मतलब गया भी है तो गया है मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लो नहीं दिया गया है, फिर आएगा मतलब उसी दूरी को ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मतलब लौटेगा। तो दूरी तो हमारा देखो, दूरी तो समान ही रहेगा ना, दूरी क्या है, दूरी तो वही रहेगा, तो जाएगा तो डी दूरी तय करेगा और आएगा तब भी डी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो डी डी 2d हो जाएगा टोटल दूरी। तो हमने कहा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितना हो जाएगा 2d बटे कुल समय। तो समय जाने में समय लगा और आने में मान लो t2 लगा, तो t1 मान लो जाने में लगा है, t2 मान लो आने में लगा है, तो 2d बटे कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है d और जाते समय चाल कितना था 100 था, तो नीचे 100 लिख दोगे, प्लस t2 कितना हो जाएगा, t2 मतलब कि दूरी बटे चाल, तो दूरी तो d ही रहेगा और चाल कितना है, दूरी बटे चाल मतलब चाल आते समय कितना 150 है। इसी को हल कर दोगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है, देखिए बहुत आसान सवाल है, हल कर दोगे आंसर निकल जाएगा। लेकिन हमने कहा कि इसको इस तरीके से नहीं करना है, ध्यान रखना कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो, मतलब ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, जाते समय भी d था और आते समय भी है, तो जब डिस्टेंस हमारा दोनों बराबर है, आते समय भी जाते समय भी, तो जब हम एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, सॉरी एवरेज स्पीड निकालते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। मतलब क्या है कि जाने वाला स्पीड xy क्या है, x है जाने वाला स्पीड, y है आने वाला स्पीड, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जाने में भी d और आने में भी d, तो दोनों बराबर था, इसलिए हमने एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 2 जाते समय कितना था 100, आते समय 150 था, फिर 100 और प्लस 150, इसी को हल कर दो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 150 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 250। अब देखोगे ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पर 25 चौको 100 हो गया, 15 चौको 60, 60 दूना 120, तो यहाँ पर 120 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि जब हमें ये निकालना होता है एवरेज स्पीड कब, जब डिस्टेंस हमारा बराबर हो, मतलब आने वाला भी डिस्टेंस वही था और जाने वाला भी डिस्टेंस वही था, ठीक है। अब बताओ अगला सवाल आपके सामने आ गया है। अंकुश जी आप क्या लिख रहे हो भाई ये सब? निराला यादव कह रहे हैं कि सीयूटी और एनसीटी में फॉर्म भर दिया है, किसका तैयारी करूं, किसमें ज्यादा कॉलेज है और कम मार्क्स पर मिल जाएगा। सीयूटी में ज्यादा है वैसे, नहीं सीयूटी में, हाँ सीयूटी में आपको ज्यादा ही मिलेगा वैसे, लेकिन सीयूटी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा नहीं है, प्राइवेट मिला दोगे तो काफी हो जाते हैं, लेकिन कॉलेज की संख्या तो दोनों में लगभग बहुत ज्यादा है, दोनों में ही ज्यादा है। अब वो आप देख लो कि किसमें आप जाना चाहते हो। सीयूटी में हो सकता है आपको कम नंबर में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो ये सवाल है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो। अब कल ही रेशियो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कल ही मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में 3, 5 और 7। कहने का मतलब है कि एक की उम्र आप ऐसे कह सकते हो, आप x मान सकते हो, ये 3 लोग हैं, तीनों की उम्र का अनुपात है, तो आप मान लोगे पहले का उम्र 3x है, दूसरे का कितना है 5x और तीसरे का कितना है 7x। और ये कह रहे हैं कि तीनों का एज जो है, एवरेज एज पूछ रहा है, तो एवरेज एज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज एज क्या होता है, एवरेज एज हो जाएगा हमारा कुल एज, मतलब एवरेज बराबर क्या होता है सम, यानी कि सबको जोड़ दोगे तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, सम डिवाइडेड बाई संख्या यानी कि ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 थे तो 3 से भाग दे देंगे। एवरेज एज कितना था हमारे पास 15 ईयर्स, तो यहाँ पर 15 रख दोगे, 3 इधर आएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये कितना आया 7 5 12 3 15x। देखो ये 15 से 15 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तो x बराबर 3 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटा वाला कौन है 3x, तो 3 3 कितना हो जाएगा ये 9 साल, तो सबसे छोटे वाले का उम्र कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। डेली कर सकती हो, कोई समस्या नहीं, आप ऑप्शन से भी कर सकती हो, तुम तो बहुत ज्यादा ऑप्शन का यूज करती हो, ठीक है। एलसीएम वाले सारे सवाल ये ऑप्शन की मदद से लगा देती है, हल कर देती है, मतलब बहुत तेज है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। यह प्रॉफिट लॉस का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बताओ क्या होगा आंसर।
एनसीटी से गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में जा सकते हो भाई, क्या समस्या है? बताओ। बहुत लोग बोलते हैं कि सीयूटी टॉप है और एनसीटी टॉप नहीं है उतना, क्या ये बात सही है? कुछ हद तक ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि भारत के सबसे बढ़िया जो संस्थान है वो उसमें से एक जेएनयू है, और तो जेएनयू उसमें शामिल नहीं है इसमें एनसीटी में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जैसे डीयू है, तो डीयू भी बहुत बढ़िया है, वो शामिल है, बीएचयू शामिल नहीं है, ठीक है। तो कुछ हद तक कह सकते हो कि जो बढ़िया बढ़िया संस्थान है वहां पे अभी एनसीटी नहीं हो रहा है, ठीक है। जो रीजनल कॉलेजेस है, रीजन मतलब आप देखो कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है, जो स्टेट वाले हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो एक रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। जैसे असम में देखो तो असम के बहुत सारे कॉलेज है जहां पे एनसीटी हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब वो कहीं भी रैंकिंग में स्टैंड नहीं करते हैं। जो रैंकिंग देखो एनआईआरएफ का, तो वहां पे आपको लिस्ट में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे एनसीटी का कोर्स है। तो कल को अगर जेएनयू में आ जाता है एनसीटी का कोर्स तो क्या ही बात है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। डेनी कह रही कि मैं लड़का हूं, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। सवाल देखो अगला, व्हाट अबाउट आईआईटीज? तो आईआईटी सबके लिए नहीं है ना, बस साइंस वाले, वो भी जो मैथ्स वाले हैं, तो बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए है वो, ठीक है। आईआईटी एनआईटी बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए है जो साइंस वाले हैं और जिनके पास मैथ्स है, बाद बाकी के लिए तो नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सवाल, इफ मैन, अब आईआईटी एनआईटी को हटा दोगे तो उसमें बचता क्या है फिर? कुछ आरआई है जो बढ़िया है, डीयू है, और क्या ही है फिर उसमें, ठीक है। ये देखो आरआई है, आरआई का भी हालत बहुत अच्छा तो नहीं है, मैं गया था आरआई भोपाल घूमने, ठीक है, बट बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते। यदि कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, ठीक है। तो ये सवाल एक लाइन का है, एक ही लाइन में बता दे रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी 720 रुपए में बेचता है तो ये 720 क्या है? ये 720 आपका क्या है? ये है आपके पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है, क्योंकि इतने में ये बेच रहा है, तो 720 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो उसे 25% की हानि होती है, मतलब कि ये 720 पे बेचा तो है लेकिन ये इसका हानि है, क्या है? हानि है। तो हानि है मतलब कि 25% की हानि होती है, तो इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए रहा होगा। 25% की हानि यानी 85% में, सॉरी 75% में उसको बेचा होगा। अब क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो 100 रुपए। अब देखो 100 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया है, तो ये हो गया एक तरह से कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है 25% लाभ कमाना है तो कितने बेचना होगा? तो 125 पे बेच दो, क्योंकि 25% लाभ कमाओगे तो 125% पे बेचना होगा। 100 से 100 कट गया, 25 दिए 75 और 25 बचे 125, ठीक है। अब ये 3 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 24 तिया 72, ये 24 बच्चे कितना होता है? 120। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक लाइन का सवाल है, 1200 रुपए आपके पास आंसर आ जाएगा, बस एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। लेडी श्रीराम, अभी देखो वो पहली बार शामिल हुई है तो अभी नहीं कह सकते कि यहां पर लेडी श्रीराम देखो बहुत टॉप नॉच कॉलेज है वो, ठीक है, भारत का सबसे बढ़िया कॉलेज है, उसमें वो आता है, ठीक है। तो उसका कट ऑफ नो डाउट ज्यादा रहेगा, जितना आप सोचते हो आरआई से भी ज्यादा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी बच्चा आरआई क्यों ही जाना चाहेगा अगर उसको लेडी श्रीराम डिग्री कॉलेज जैसा कॉलेज मिले, ठीक है, क्योंकि वो भारत का, मतलब देखोगे एनआईआरएफ रैंकिंग में सबसे ऊपर आएगा वो, ठीक है, हंसराज, हिंदू, उसके आसपास है वो, तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, तो कोई भी वहीं भी जाना चाहेगा। अगर जैसे बीए का कोर्स वहां पे होगा, ठीक है, बीए का ही है, बीए बीएड है, तो बीए बीएड वालों के लिए नंबर 1 चॉइस बन सकता है वो, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो 300 400 प्लस आप मान के चलो, 400 प्लस मान के चलो, ठीक है। टारगेट आपका होना चाहिए 450 के आसपास, ठीक है, 450 के आसपास रहेगा तो आप कह सकते हो कि नहीं आप एकदम सेफ हो। अदरवाइज मैं कहूंगा कि अगर 350 नंबर भी आते हैं तो चांस बन सकता है, क्योंकि सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी तो हो सकता है कट ऑफ में कुछ दिखे, क्योंकि लड़के तो जा नहीं सकते हैं, तो कट ऑफ वैसे भी कम ही रहने का चांस रहता है। बड़ा 400 अगर पार कर लेते हो तो बहुत सेफ जोन में तुम चले जाओगे, ठीक है। कम भी रहेगा तो कुछ चांस है कि हो जाएगा एडमिशन, बट 400 मैं मान के चल रहा हूं सेफ स्कोर। सरल ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 815 रुपए और 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है। मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? ठीक है, पहले भी देखो, अब ये सवाल जो मैं करवा रहा हूं ये रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं सर अब सवाल आसान है। आसान इसीलिए हो गया क्योंकि
ये सवाल मैंने सारे जितने सवाल अब आ रहे हैं कई बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं, डेटा चेंज है लेकिन सवाल उसी प्रकार का सवाल मैंने पहले भी करवा रखा है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको लगे नहीं सर ये तो मैंने किया था तो आसान लग रहा हो, बट हाँ सवाल इंपॉर्टेंट है, पढ़ो सवाल देखो। ये क्या है, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी होता है ना, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि शब्द आ रहा है मुझे, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे ना तो आपका प्रैक्टिस काम आएगा। प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो क्या होता है कि वहां पे सिंपल सिंपल चीजें भी आप गलत करने लगते हो। मतलब आप बुरा करोगे ना, एग्जाम का ऐसा प्रेशर होता है कि आप ना कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई मान लो हमने लिख दिया 336, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी आपको डाउट होगा कि क्या मैंने सही किया मल्टीप्लाई कि गलत किया है। तो ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये मल्टीप्लीकेशन में भी आपको डाउट होता रहेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत डाउट दे देता है। अभी आपको लग रहा हो कि अभी आपको सवाल है, सब बढ़िया से हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम में बैठोगे तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो असम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स इतना इन 3 years, तो मतलब समझो कि 3 साल में मान लो कुछ पैसा रहा होगा, तो ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल से 3 साल बाद ये कितना हो जा रहा है 815, और ये सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है, ध्यान रखना। और कह रहा है कि 3 साल बाद और 4 साल बाद, मतलब यहां से 3 साल, अब जब 4 साल लेते हो तो ये कितना हो जाता है 854 हो जाता है, 854। तो आप देखो ये क्या है, इसमें ये प्रिंसिपल था तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा होगा, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रखा होगा, तो ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा इसमें, और इसमें 3 साल का, क्योंकि 3 साल के लिए तो 3 साल का इसमें सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, हर साल का बराबर। तो ये 3 साल का ये पूरा है, ये 4 साल का पूरा है, तो अगर मैं 4 साल में से 3 साल का घटा दूं तो मुझे SI ऑफ 1 ईयर का मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल का SI मिल जाएगा मुझे। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये 4 साल का पूरा अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो प्रिंसिपल तो वैसे गायब और 3 साल का ये SI भी गायब, तो ये चौथे साल का जो SI होगा इसमें वही बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये 854 में से 815 घटा दोगे कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 9, और यहाँ पे देखोगे 3, तो यानी 39 रुपए। कितना आएगा 39 रुपए आपके पास यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, 39 रुपए। तो ये 1 साल का SI है। अच्छा देखो, हमें अगर प्रिंसिपल तक पहुंचना है तो इस SI को घटाना होगा यहां से, ये 3 साल का है ना, तो इस 3 साल का जो हमारे पास अमाउंट है इसमें से अगर ये 3 साल का SI घटा दो तो तुम प्रिंसिपल तक पीछे आ सकते हो, मतलब पहुंच सकते हो प्रिंसिपल तक। तो मुझे 39 है, 1 साल का है, तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा SI, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 3 12, ठीक है, 120 में से हम 3 घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 117। कितना देगा 117, तो ये 117 रुपए होगा। अब क्या करोगे, इसमें से 117 आप माइनस कर दोगे तो आप प्रिंसिपल तक पहुंच सकते हो। तो 815 में से 117 घटा दो तो यहां पर 8 7 15, और ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 7 में से 1 गया हमारे पास 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 698 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 6 हो जाएगा हमारे पास, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए विकास सर आ गए हैं। कैसे विकास सर, पानी लेने लेते आएगा थोड़ा पानी, हमको प्यास लगा है, पता नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में। तो रवि वर्मा कह रहे कि सर आज का क्लास पढ़ने से मेरा एडमिशन हो जाएगा क्या? एक क्लास से तो नहीं होगा एडमिशन, ठीक है। ये देखो अगला सवाल, अब ये रेशियो प्रोपोर्शन का है, कल ही हमने पढ़ाया था, रेशियो का चैप्टर हमने कल ही खत्म किया है, ठीक है। तो रेशियो खत्म कर दिया, इसका तरीका बताया था, बहुत आसान तरीका बताया था, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो, और ऐसा सवाल एनटीए ने पूछ भी रखा है, ठीक है। तो एनटीए ने पूछ भी रखा है तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, कल को ऐसा सवाल दोबारा आ सकता है। इसलिए क्या है कि ऐसा सवाल डायरेक्ट भी आ सकता है, इसका कोई एप्लीकेशन वाला सवाल भी आ सकता है, ठीक है। मतलब यहीं पे बोल देगा कि 3 लोग हैं, और मतलब ऐसे कह देगा कि मान लो 3 लोग हैं, एक ए है, बी है, सी है, तो बोलेगा कि 2 लोगों के सैलरी का अनुपात रेशियो इतना है, बी और सी के सैलरी का रेशियो इतना है, और ए बी सी मतलब तीनों का कुछ ऐसा दे देगा, मतलब ए का बी का सी से दे देगा, ठीक है। तो ए का बी से अनुपात दे दिया, बी का सी से दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि बताओ यहाँ पर तीनों का मिला करके सैलरी अगर 12,000 रुपए है तो सी का कितना होगा सैलरी, तो ये पूछा जा सकता है। तो एप्लीकेशन भी बना सकता है, तरीका हमारा वही रहेगा, ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, सवाल आपके सामने, और एनटीए ने वैसा सवाल पूछ भी रखा है। तो ये देख लो जल्दी से, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हो 2 मेथड जिसके हमने बताए थे, एक तो बहुत बेसिक मेथड होता है, XY मान के आप कर सकते हो, लेकिन वो झंझट हो जाएगा उसमें, तो वो हमको करना नहीं है। तो सीधा हमने कहा कि A:B यहाँ पे लिख लो, फिर क्या है B:C है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया B:C कितना है 4:5 है। अब हमने एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जहां पे समाप्त हो रहा है वहां पे, सॉरी, जहां पे ये समाप्त हो रहा है वहां से शुरू होना जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो आप ये ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एरो वाला मेथड हमने बताया था, एक एरो यहां से, एक एरो यहां से, और एक एरो यहां से। तो आप देखोगे
इस टू बी इस टू सी बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। ये 4 दूना 8 और ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और ये 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो 8 6 15 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो करेक्ट। इसके अलावा देखोगे कि यहां पर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मतलब बॉक्स मेथड जो हमने बताया था उससे भी कर सकते हो। बॉक्स मेथड भी बहुत आसान होता है। आप ऐसे कर सकते हो, मान लो ए बी और यहां पर सी है, तो आप ए और बी के नीचे यहां पर लिख दो 2:3 और फिर क्या है B/C है तो यहां पर 4:5। अब इसके बगल में खाली है तो यहां पे ये भर दो, ठीक है। अब ये इसके बगल में खाली है तो यहां पर 4 जो है जाकर के कब्जा कर लेगा। तो 3 5 15, ये 4 3 12 और देखो 4 दूना 8, ठीक है। तो 8 12 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रेशियो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान सवाल है और यहीं से कुछ और भी बना सकता है, वो सवाल कुछ भी बना दे, आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब जब 3 आ जाता है यहाँ पे, जैसे A/B है, B/C है, C/D आएगा, तो वहां पे भी आप ये बॉक्स मेथड को करके हल कर सकते हो। एरो मेथड भी बताया था, वो भी मैं जल्दी से बता देता हूं। एरो मेथड जिन बच्चों को नहीं पता है, मान लो मैंने लिखा A/B कितना है, मान लो 1:2 है, B/C मान लो यहां पर 2:3 है, C/D है मान लो यहां पर 4:5। मैंने पूछा कि बताओ A/B/C/D कितना होगा। ये रेशियो अगर मैंने आपसे पूछा तो क्या बताओगे। तो एरो मेथड यहां भी कर सकते हो आप। एक एरो यहां पे सीधे लास्ट में, एक एरो इधर से चल के आएगा और एक एरो इधर से चल के आएगा। देख लेना ध्यान से कैसे कैसे तीर है, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, पहला कैसे आएगा, 1 दूना 2, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 लिखोगे अनुपात। 2 दूना 4, 4 चौको कितना हो जाएगा 16। फिर देखोगे 2 तिहाई 6 चौको कितना हो जाएगा 24 और ये क्या होगा 2 तिहाई 6 5 कितना हो जाएगा 30। तो ये आपका रेशियो निकल जाएगा। इसको आप फिर मल्टीप्लाई मतलब भाग देके आंसर निकाल सकते हो। अब हमारे पास सवाल जब खत्म ही होने वाला है, टाइम भी हो गया है, क्योंकि हमें पेड क्लास में भी क्लास लेना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद तुरंत जैसे ये खत्म होगा 5 मिनट बाद शुरू हो जाएगा हमारा क्लास एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो आप लोग जिनका एप्लीकेशन पे जो जुड़े हुए हो सभी लोग ऐड हो जाएगा। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी। अब ये सवाल अच्छा सवाल है, मैं देखना चाहूंगा कि कौन शेर शेरनी है जो इसका सवाल सही दे देगा, आंसर सही दे देगा। बताओ बताओ कौन सही दे देगा। डेनी को तो मैंने सोचा था शेरनी है, लेकिन ये निकला शेर। सवाल का आंसर दो। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज टाइम एज सी। कौन शेर शेरनी है जो इसका आंसर सही से दे देगा, बताओ कौन है भाई। अब ये एक चीज मत करना आप लोग, कई लोग ना क्या करते हैं, यहां से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाकर के वहां पेस्ट करते हैं, और आजकल एआई आ गया है तो एआई से तुरंत सॉल्व करवा लेते हैं। भाई ऐसा मत करना, ठीक है। आप अपने ही पैर और अपने ही हाथ पे कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि आप ही का नुकसान होगा। तो इसे नहीं करना, सॉल्व करके तब आंसर बताओ। कौन शेर शेरनी है जो इसका सवाल आंसर सही दे सकता है, क्या कह रहे हैं। मेरा मतलब सर कि क्या आज से पढ़ने से मेरा, अच्छा आज से पढ़ोगे तो एडमिशन हो सकता है। देखो अगर तुम 12th में बढ़िया से डोमेन सब्जेक्ट पढ़े हो तो तुम्हारा एडमिशन कोई नहीं रोकेगा। डोमेन अगर बढ़िया से पढ़े हो तब बस आपको क्या करना है, डोमेन जो आपने पढ़ा है उसके साथ आप क्या करना, सारे पीवाईक्यू, सीयूटी के पीवाईक्यू, एनसीटी के पीवाईक्यू सारे उठा लो, सारे पीवाईक्यू एक बार सॉल्व कर लो, बढ़िया से पढ़ लो। डोमेन कम से कम 3 डोमेन पूछे जाते हैं एनसीटी में, तीनों डोमेन बढ़िया से कर लेना है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं कैप्सूल सीरीज में, ये सब पूरा पढ़ के चले जाओ, ठीक है। जितना पढ़ा रहे बस उतना ही, पहले भी करवा रखे हैं, सब ये पढ़ लो और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर समय आपके पास कम है, अभी से शुरू कर रहे हो तब। टीचिंग एप्टीट्यूड विकास सर जितना पढ़ा देंगे, उनका 12 घंटे का क्लास आएगा, उसको देख के चले जाना, तुम कोई समस्या नहीं होगा, बढ़िया से हो जाएगा, एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा। अभी से कर सकते हो, ठीक है। और कर सकते हो तो मतलब कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, इसमें कोई डाउट मत नहीं रखना, ठीक है। हाँ प्रीत रायना कह रहे हैं कि सर मेरी सुन लो। अरे क्या है भाई, क्या सुन लो बताओ। उल्टा ले जाकर मेरा कमेंट पढ़ो। अच्छा पढ़ लेते हैं जी, देखो आपका कमेंट मैं पढ़ लेता हूं। क्या लिखा है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, भटिंडा। भटिंडा मतलब भटिंडा कहां पड़ता है जी, पंजाब में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप पंजाब में जाना चाहते हो क्या। अरे हो जाएगा, 300 नंबर ले आओ, 300। पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो, एनसीटी के सारा पीवाईक्यू मैंने उस 12 घंटे वाले क्लास में करवा रखा है, वहां से जाकर देख लेना। कहां पर, तो इसी चैनल पे एनसीटी का 12 घंटे का क्लास हुआ है कुछ समय पहले, उसमें मैंने एनसीटी में पूछा गया सारा मैथ्स और रीजनिंग का सवाल करवा दिया था, सारे पीवाईक्यू, ठीक है। और पीवाईक्यू आपको चाहिए अगर डोमेन का, तो आपको किताबें मिल जाएंगी, आप किताबें जल्दी से ऑर्डर कर लो। आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, अमेजन पे या फिर आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लो,
जाकर के वहां से आपको मिल जाएगा। सवाल ये कर लेते हैं, देखो इसमें से कई लोगों का आंसर गलत आ रहा है, मतलब कोई शेर सरनी सही से आंसर इसका बता नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, मतलब कि 3 लोग हैं, देखो ए है, बी है और सी है, तो इनके टाइम का रेशियो एक तरह से कहो कि दे दिया गया है। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, थ्राइस एज मच एज सी, तो सी से 3 गुना और बी से 2 गुना लेता है। तो अब यहां पे समस्या क्या आता है कि मानोगे किसको, आप मानोगे किसको। देखो ए जो है इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, ठीक है। जब हम कहते हैं, मान लो कि जैसे हमारे पास 2 है और यहां पर 8 है, तो मैं चाहे इधर से जाऊंगा तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन अगर इधर से इधर आना होगा तो मैं 4 से भाग दूंगा। बात समझ आ रही है? मतलब 2 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पे पहुंच जाओगे, 8 में 4 से भाग दोगे तो 2 पे पहुंच जाओगे। तो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से 2 गुना ज्यादा समय लेता है, तो बी से 2 गुना समय ले रहा है और सी से 3 गुना समय ले रहा है, ठीक है, सी से 3 गुना। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि ए जो है, मतलब बी जो है वो ए से इतना कम समय लेगा, मतलब भाग कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 से गुणा कर रहे थे, और सी कितना लेगा, तो ए का 1/3 लेगा, मतलब 3 से भाग दे देंगे। मतलब इधर से इधर आ रहे हैं, सवाल में कह रहा है कि 3 गुना लेता है, लेकिन हमें पता है इस सवाल को अगर आसान बनाना है तो मुझे उसका उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि सी को अगर मानेंगे फिर बी को क्या मानेंगे, समस्या हो जाएगा। अगर हम ए को मान लिए तो ए के रेफरेंस में हम बी का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं, तो आसान पड़ेगा, ठीक है। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि चलो 3 और 2 है, मतलब एक 3 गुना है, एक 2 गुना है, तो हम ए को मान लेते हैं यहां पर 6 यूनिट। अगर इसको 6 मान लोगे तो बी कितना होगा, इसका आधा, यानी ये 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा, इसका 1/3 यानी कि 2 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अनुपात मिल गया हमें, तीनों का रेशियो हमें मिल गया कितना, 6:3:2। अब देख लो अब आप सोचो, ये कह रहा था कि सी से 3 गुना लेता है, तो 2 है, तो 2 से 3 गुना 6 हो जाएगा। ये बी से 2 गुना, मतलब 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या हमने किया है इसमें। अब देखो ये टाइम का रेशियो है, हमें टाइम से मतलब नहीं है, हमें एफिशिएंसी चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर पाओगे। एफिशिएंसी क्या होता है, ये होता है एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, यानी कि एफिशिएंसी और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए तो टाइम का इनवर्स करना होगा, और कल के क्लास में मैंने बताया था इनवर्स रेशियो। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये इसका हम इनवर्स कर देंगे, इसका भी इनवर्स कर देंगे और इसका भी इनवर्स। और जब इस तरीके से आ जाता है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, 6, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हमको इंटीजर में बदलना होगा। तो 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 यहाँ आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बचेगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर 6 से भाग दो, 6 में 3 से भाग दोगे 3 दूना 6, और 2 में 2 से भाग दोगे 6 में, तो 2 3 6। तो ये इनके एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 1:2:3। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि साथ मिलकर वे 2 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। तो अब बताओ कार्य होगा कितना, कार्य बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो क्योंकि सब मिल करके कह रहा है कि सब साथ मिलते हैं, तो सबका साथ में देखोगे कि 3 2 5 1 6 होगा, सबका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6। 2 दिन का समय ले रहे हैं तो मतलब 12 दिन लगा देंगे, कितना, सॉरी 12 हो जाएगा काम हमारा, 12 यूनिट हमारा क्या होगा, वर्क होगा, 12 यूनिट हमारा वर्क होगा। अब ये कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी से अगर आपको अकेले करवाना है तो टीवी निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्योंकि बी से काम करवा रहे हैं तो सिर्फ बी का एफिशिएंसी लेना है, तो 12 काम है टोटल, और बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का 2 है, तो ये कितना दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ किसने इसका आंसर सही दिया था, कौन है इस जमाने में, मतलब जमाने में नहीं, मतलब इस क्लास में जिसने सही आंसर दिया है, बताइए, जिसने इस सवाल का आंसर सही दिया है। आप लोग इतना कट ऑफ के ऊपर पागल हो भाई, इतने पागल तो मैं उसके पीछे नहीं था जितना आप लोग कट ऑफ के पीछे पागल हो। एग्जाम दिए नहीं हो, ठीक है, पेपर अभी मिला नहीं है, कट ऑफ जानना है भाई, मेहनत तो कर लो पहले। थैंक यू सर, तुसी मेरी गल सुनी। अरे हाँ, ये तो पंजाबी है, ये तो पंजाबी है भाई, प्रीत रानिया, ये पंजाबी है, पंजाबी गाने में सुनता हूं थोड़ा। तू क्या है गाना उसका है, तू बैकबोन जट दी, मैं बहुत सुनता था ये गाना। अरे ऐसे तो कुछ है, भूल रहा हूं भी। मनीषा
मनीशंकर शाह कह रहे कि ऐसा क्वेश्चन करने में पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम अगर आपको पास करना है, बढ़िया रैंक लाना है, तो एग्जाम में ये जितना जरूरी है कि सवाल बनाना जितना जरूरी होता है, सवाल हल करना, सवाल टिक करना वहां पे, उतना ही जरूरी होता है कि कौन सा छोड़ना है। ठीक है, तो एग्जाम तभी निकलेगा जब आपको यह पता हो कि कौन सा करना है और यह भी पता हो कि कौन सा नहीं करना है। अगर दोनों पता रहेगा तब आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग करके आओगे तो कम नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि सवाल में तुम एग्जाम में बैठते हो, आपको लगता है कि यह सवाल मेरे से 2 मिनट लगवा देगा, अगर तुमको लग जाता है 5 सेकंड तुम सोचते हो इसके ऊपर, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये सवाल तो 2 मिनट लग जाएगा, इसको छोड़ करके आगे बढ़ना होता है ऐसी स्थिति में। ठीक है, इस पे अटकना नहीं होता है। तो ये भी पता होना चाहिए कौन सा करना है, साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कौन सा नहीं करना है। ये वैसा ही सवाल है अगर आपको नहीं आ रहा था तब।